हेलो दोस्तों, मेरा नाम बबलू कुमार। आज हम लोग इतिहास के उस सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 4,500 साल पुरानी है। एक ऐसी सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी, जो 4,500 साल पहले भी थी। शहरी सभ्यता का प्रमाण है क्योंकि यहाँ के घरें पकी हुई ईंटों से बने थी, नालियाँ ढकी हुई थी और तो और सड़कों का जाल बिछा था। जो सड़कें चौड़ी थी, प्लस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जहाँ भी सड़क काटती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जब खुदाई हुआ तो पहला स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं, जो लगभग अधिकांश नगर सिंधु नदी के सहायक नदियों के आसपास ही मिले हैं। और भी बाद में जब खुदाई हुई तो लोथल वगैरह मिला, जो कि सिंधु नदी के सहायक नदियों में भी नहीं रहा और उसके दूर क्षेत्रों में भी रहा है। तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है? ये 4,500 साल पुरानी सभ्यता के बारे में हम जानते कैसे हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं। आज से नहीं कहिए, 1840 के दशक 1840 के दशक में 1843 ईस्वी में एक व्यक्ति चार्ल्स मैसन नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता पनपी है जो पुरानी सभ्यता तो है और थोड़ा बड़ा विस्तृत सभ्यता भी है। इसकी चर्चा अपने एक पुस्तक में करते हैं 1843 में। लेकिन इसको पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है इसके बात पर कि बात सही भी होगा, चाहे तो इसका हम खुदाई करें चाहे और कुछ करें, लेकिन इसके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1920 के दशक, सर जॉन मार्शल एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने 2 पुरातत्वविद को उस खुदाई के काम में लगाया। वो 2 व्यक्ति दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। एक दयाराम साहनी थे और दूसरा राखल दास बनर्जी थे। दयाराम साहनी को हड़प्पा नगर की खोज के लिए भिड़ाया गया, तो वहीं दयाराम साहनी को राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के लिए बुलाया गया। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और वह हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में स्थित था, और मोहनजोदड़ो जो जगह था जो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित था। इन दोनों स्थलों की जब खुदाई हुई तो पता चला यह एक तो बहुत ही विस्तृत नगरीय सभ्यता थी। शुरू में ही बताएं कि नगरीय सभ्यता इसलिए इसको माना गया क्योंकि यहाँ जो घरें थे सब पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, कच्चा ईंट नहीं। कहीं कच्चा ईंट रहता तो पता नहीं चलता, पकी हुई ईंटों का बना था। प्लस में यहाँ सड़कों का जाल जो बना था, जो एक सड़क भी एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। प्लस में नालियाँ जो थी सो एक गहरी नाली थी, भूमिगत नाली थी। प्लस में ऊपर से ढका हुआ नाली था, ऐसा नहीं कि नाली को खुला छोड़ दिया, सो नहीं, बल्कि ढका हुआ नाली था। इस सभ्यता के बारे में जब जानिएगा तो इसके 7-8 प्रमुख शहर खोजे गए। ऐसे जगह तो बहुत खोजे गए, लगभग 2500 से भी अधिक जगह की खोज हुई है, लेकिन 8 बड़े शहरों में गिनती होती है, जिसमें एक आपका हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहुदड़ो। ये तीनों पाकिस्तान में स्थित हैं। फिर धौलागिरा, फिर देख सकते हैं धौलागिरा के बाद फिर लोथल, ये दोनों गुजरात में स्थित है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये सभी प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा और भी स्थल खोजे गए, जैसे रोपड़ वगैरह है, तो और भी स्थल खोजे, लेकिन ये प्रमुख शहर थे, बड़े शहर थे ये, तो इसकी खोज हुई। जैसे हड़प्पा की खोज हुई तो वहाँ से कुछ अवशेष मिला,
जैसे अवशेष के रूप में R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला, बृहद अन्नागार मिला, यानी अन्न रखने वाला जगह जो था बड़ा स्तर पर बृहद अन्नागार मिला। ठीक, यहाँ ये मिला कहाँ से, तो ये हड़प्पा से मिला। उसके बाद देखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में देखिएगा तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली, बृहद स्नानागार मतलब पब्लिकली एक बड़ा सा स्नानागार मिला, जो कि कहाँ मिला, तो ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला। कांसे की नर्तकी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, ये सब चीज़ें मिली आपका मोहनजोदड़ो से। और इसके बाद एक जगह है चनहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो से देखिएगा तो मनका बनाने का कारखाना मिला, वक्राकार ईंटें। वक्राकार ईंटें का मतलब इस तरह का स्लोप बना हुआ ईंटों का, ठीक ना, इस तरह से बना हुआ स्लोप रहता था ईंट। तो वक्राकार ईंटें का प्रमाण मिला कहाँ से, तो चनहुदड़ो से। फिर देखिएगा जगह का नाम जो कि गुजरात में स्थित है, एक लोथल, दूसरा धौलावीरा। तो लोथल से एक बंदरगाह नगर था लोथल, जो लोथल बंदरगाह नगर था, वहाँ से मुहर मिली है फारस की मुहरें, और वहाँ से फारस की मुहरे के साथ हाथी के दांत, ठीक है, नाव के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, तो लोथल से। धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है, वहाँ से देखिएगा तो स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, एक स्टेडियम। और वहाँ जल प्रबंधन, जो कि जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए सबसे बेहतर सुविधा जो मिला था सो धौलावीरा में ही मिला था। ठीक, बनावली से देखिएगा तो जो हरियाणा में स्थित है, बनावली से मिट्टी का हल मिला था, पकी हुई मिट्टी का हल था। कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसके लिपि के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये लोग पढ़े लिखे तो थे, हप्पावासी जो थे सब पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इसकी लिपि को अब तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लिखना इसलिए लिखना जानते थे, इसका लिपि क्या था पता नहीं। इसकी लिपि में देखिएगा, जैसे हम लोग के रोमन लिपि में ABCD में जैसे होता है 26 अक्षर, इन लोग की लिपि में 64 अक्षर थे, 64 अक्षर थे इन लोग की लिपि में। लेकिन इसे कौन सा अक्षर का मतलब क्या होता है, इस सब किसी को पता नहीं चला अभी तक, कोई पढ़ नहीं पाया। अब हम लोग देखते हैं इसकी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था देखिएगा तो मातृसत्तात्मक समाज था। ऐसा इस आधार पर कहा गया कि मातृ देवी की पूजा करते हुए मुहर पर दिखाया गया है, ठीक न। इस समाज में सभी वर्ग के लोग रहते थे, जैसे पुरोहित थे, व्यापारी थे, कृषक थे, पशुपालक थे, सभी लोग रहते थे, कारीगर भी थे। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। शाकाहारी और मांसाहारी का आधार इस आधार पर कह सकते हैं कि ये लोग बकरी पालते थे, खरगोश पालते थे, बैल, गाय, भैंस, सुअर इत्यादि पालते थे। आप इस आधार पर कहिएगा कि पालने के आधार पर आप किस आधार पर मतलब कि कैसे, तो इतिहासकारों ने, हम नहीं बल्कि इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब जो थे, जो कृषि में के काम में, प्लस में ये दूध देती थी, तो इसके लिए ये इसको रखे थे। बाकी जो खरगोश था, सुअर था, इसको खाने के लिए लोग पालते थे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ के लोग मनोरंजन में भी रुचि रखते थे। मनोरंजन के तौर पर मछली पकड़ना पसंद करते थे, जानवर को लड़ाना पसंद करते थे, और यहाँ एक खेल, पासा का खेल खेलने के लिए इन लोग के मतलब कि रुचि रहती थी। पासा, कहीं भी पासा के साथ मिला तो पासा खेल में रुचि रखते थे। इसके अलावा देखिएगा धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था से पहले हम लोग चलते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था कैसा था? राजनीतिक व्यवस्था कैसा था इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल रहा इतिहासकारों के लिए, क्योंकि ये इसका जो साक्ष्य है, जो लिखित रूप से तो है नहीं, लिखित रूप से है हम लोग पढ़े नहीं,
तो पता नहीं चल पाता है कि राजतंत्रात्मक है या लोकतंत्रात्मक है। लेकिन एक बात तो पता चलता है कि प्रशासन तो होता था, इस आधार पर होता था क्योंकि जितना भी नगर था तो नगरें दो भागों में बटी हुई थी। नगरें दो भागों में बटी हुई थी, ईस्ट और वेस्ट में बटी हुई नगरें थी। नगर को दो भागों में बांटा गया था, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट का जो भाग था सो थोड़ा बड़ा था, वेस्ट का भाग था जो थोड़ा छोटा था। जो वेस्ट वाला भाग था जो छोटा था उसको ऊंचाई पर बनाया गया, जिसको ऊंचा दुर्ग कहा गया। और ईस्ट का जो भाग था यानी पूर्वी भाग था उसको उससे थोड़ा नीचे बनाया गया और उसे निचला दुर्ग कहा गया। जो पश्चिम में था उसको ऊंचा दुर्ग और जो पूरब में था उसको निचला दुर्ग कहा गया। निचला दुर्ग यानी कि पूर्वी भाग में देखेगा तो वहाँ पे घरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और सामान्यतः जैसे घर होते हैं थे उस समय उस प्रकार की थी। लेकिन जब पश्चिमी भाग में देखिएगा जो ऊंचा दुर्ग था वहाँ पे आप देखिएगा तो घेरे जो थे सामान्य से बड़े थे और संख्या कम थी, बहुत कम थी उसकी तुलना में जितना मतलब था। तो इससे अनुमान लगाया कि प्रशासक वर्ग के जो लोग रहते थे ऊंचे दुर्ग पर रहते थे यानी कि पश्चिमी भाग में रहते थे, यानी कि शासन प्रशासन तो होता था। और आम जन लोग जो लोग रहते थे सब पूर्वी भाग में रहते थे जिनकी क्षेत्रफल भी बड़ा था, एरिया भी बड़ा था, घरों की संख्या भी ज़्यादा थी। राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम लोग जानते हैं कि धार्मिक व्यवस्था क्या थी। धार्मिक व्यवस्था में देखिएगा तो ये लोग बहुदेववाद के समर्थक थे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि देखिएगा तो वृक्ष के भी पूजा कर रहे हैं, सांप के पूजा कर रहे हैं, धरती के पूजा कर रहे हैं, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है पूजा हो रहा है, ही पशुपतिनाथ की पूजा हो रहा है। तो मतलब कि इन लोग जो थे सो बहुदेववाद के तौर पर इन लोग पूजा करते थे, बहुदेववाद को मानते थे, ठीक है ना। यहाँ से अनेक प्रकार के एक पशुपतिनाथ की मुहरें मिली हैं, वहाँ से उस मुहर पर लगभग हिरन की दो हिरन है जिसपे मुहर पर हाथी है, घोड़ा है, भैंस है, मछली है, ये सब आकृति मिली है। धार्मिक व्यवस्था में देखिएगा तो इन लोग के लिए मतलब मृत्यु के बाद इन लोग विश्वास रखता था कि पुनर्जन्म होता है। ऐसा इसलिए अनुमान लगाया गया क्योंकि जब लोग मरते थे जहाँ जलाने की व्यवस्था थी तो वहाँ तो जला देते थे, तो वहाँ से कम प्रमाण में, लेकिन जहाँ से लोग दफनाते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को दफनाने और जलाने की महत्व थी। तो आप देखिएगा कि जलाने और दफनाने का दोनों प्रमाण मिले हैं। तो जहाँ दफनाया गया था वहाँ पे उसके से जुड़े सामान जैसे उसका कपड़ा हो गया, कुछ सामान हो गया, ठीक है ना, उस प्रकार की चीज़ें उसके समक्ष रखते थे। उसके जहाँ दफनाया जाता था वहाँ पे उसको साथ भी दफना दिया जाता था, ताकि ऐसा अनुमान लगाया जाता कि वो लोग सोचते थे कि जहाँ जाएगा वहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार के संस्कार मिलते हैं। मतलब संस्कार मतलब कि मृत्यु के बाद कहीं कहीं दफनाने की स्थिति मिलती है, जिसको कह सकते हैं कि पुण्य दफनाने की, और दाह संस्कार भी था, और आंशिक रूप से दफनाने का था जिसको छोड़ दिया जाता था सबको बाहर ही।